हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम सेट्स करने वाले हैं। एज़ यू ऑल नो कि हम अपना जेई एंड बोर्ड का जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद हम कुछ बिट सैट के टॉपिक्स करते हैं एंड वीआईटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एंड अब हम सेट्स करने वाले हैं जो कि क्लास 11th का टॉपिक है, चैप्टर 1 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंड हम पहले सेट्स जो इस लेक्चर में हम सेट डिस्कस करेंगे, यानी जो भी सेट के अंदर जितने भी मेजरली टॉपिक्स कवर हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आने वाली होती हैं वो भी हम इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। देन आपको एक क्वेश्चंस की सीरीज़ मिलेगी। आपको वो सेट्स की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, जहाँ पे आपको डिफरेंट टॉपिक बेस्ड जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अंदर हम मेजरली जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे अगर मान लो हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इट, ठीक है, एंड इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे वो मैं इसी में इंक्लूड कर लूँगी बिकॉज दिस इज़ सच अ वेरी ईजी टॉपिक। लेकिन जो टॉपिक में हमारे फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं एंड अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें आते हैं। जैसे कि इसमें आते हैं स्टेटमेंट सम या वर्ड प्रॉब्लम सम्स भी बोल लेते हैं हम इसे। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे आप देख लेना प्लेलिस्ट में, हम वो क्वेश्चन वहाँ पे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ऑल राइट। एंड जो जेई के क्वेश्चन होंगे वो भी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सेपरेटली डिस्कस ही किए जाएंगे सेट्स के लिए। बस सेट की जो ये वाली वीडियो है उसके अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट इज सेट, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो फर्स्टली द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सेट्स। सेट्स होता क्या? देखो, सेट होता है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स बिलोंग करता है सेट्स को, उसको मेंबर या एलिमेंट्स बोला जाता है। लाइक सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी जिस चीज़ को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, एक कलेक्शन दे पा रहे हैं। जैसे अगर मैंने बोला कोई भी चीज़ एज अ कलेक्टिव मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला बंच ऑफ कीज़, तो ये मतलब बंच ऑफ कीज़, तो इसमें क्या है, कीज़ का जैसे गुच्छा होता है, ये भी सेट भी एक उसी टाइप में ही है। कि अगर मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर का एक पूरा सेट हम कहते हैं सेट ऑफ बुक्स, पूरी बुक्स का सेट, ठीक है। तो जैसे कि हम किसी भी चीज़ की बात करें, अगर मैंने ये बोला कि आप अपने कोई भी आप अगर अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में बोलेंगे, तो हर पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होगी उस अकॉर्डिंगली। किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा, ठीक है। तो आपकी कॉमन तो किसी की पसंद नहीं हो सकती, मतलब कॉमन फिर भी हो सकती है एक दो, बट पूरा का पूरा किसी का सेम नहीं हो सकता। मान लो किसी एक पर्सन है, ठीक है, उसको उसके जो फेवरेट क्रिकेटर है, मान लो मतलब टोटल उसको 5 क्रिकेटर पसंद है, कोई से भी 5 क्रिकेटर, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, और एक पर्सन 2 है, ये P1 है एंड ये P2 है, इसे भी 5 पसंद है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि इनके जो भी नेम्स होंगे वो सेम होंगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनके अपने अपने कुछ भी हो सकते हैं। तो ये क्या सेट होगा? नहीं, ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हर पर्सन की एक डिफरेंट चॉइस होती है, डिफरेंट चीज़ें होती है, जिस वजह से वो सेट नहीं कहलाती। बट अगर आप कलेक्टिवली किसी चीज़ को ले लेते हो एंड जब आप उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हो, तो दैट इज सेट। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हो, बहुत ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बना रहे हो। यानी अगर मैंने नॉर्मली बोला कि आप मुझे क्रिकेटर्स नेम की मतलब एक लिस्ट प्रोवाइड कर दो, तो जो भी लिस्ट होगी, तो अब मैंने कहा कि आप इंडिया के ही ना जितने भी क्रिकेटर्स हैं उसकी लिस्ट बना दो, ठीक है। या फिर तो जो मैंने लिस्ट बोली तो उसके अंदर तो मान लो आपने सारे के सारे डाल दिए, तो वो सेट कहला सकते हैं। बट अगर हम डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो वो सेट नहीं कहलाता। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेट बेसिकली फ्रॉम दिस डेफिनेशन। ऑल्सो कि ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ सेट आर कॉल एज मेंबर और एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? देखो, जो भी हमने जैसे यहाँ पे इन्होंने 5 क्रिकेटर्स लिए, जो क्रिकेटर्स के यहाँ पे नेम थे, ठीक है, तो वो जो होते हैं नेम्स जो होंगे वो आपके मेंबर या एलिमेंट्स कहलाए जाएंगे। जैसे इफ़ आई से कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर दे स्टार्ट्स विद 1, 1 टू इन्फिनिटी। तो 1 टू इन्फिनिटी एक पूरा सेट है
एंड इसके जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या हैं, ये सारे उसके एलिमेंट्स या उसके मेंबर कहलाए जाएंगे. ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट है हमारे पास कि देखो, अगर आप ना बहुत छोटी क्लास में होते हो, लाइक अगर आप नर्सरी में हो, प्री नर्सरी में हो या जो भी हो, फर्स्ट में हो, तो आपको क्या सिखाते हैं, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करवाते हैं? नेचुरल नंबर से ही करवाते हैं. ये तो है नहीं सीधा होल नंबर पे ले आते हैं. फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज़ दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. एंड होल नंबर क्या होते हैं, ज़ीरो टू इन्फिनिटी चलते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं जिसमें ज़ीरो भी होते हैं एंड नेचुरल नंबर भी आता है, यानी बेसिकली होल नंबर होता है, उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो पी पाई क्यू फॉर्म में होते हैं, वे क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता, वो नॉट डिफाइन आ जाता है. ऑलराइट. एंड उसके बाद इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जैसे √2 √3, जो टर्मिनल्स, जो नॉन टर्मिनल की फॉर्म में आते हैं एंड हम जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे √2 हो गया, √3 √5 √7 √10. ठीक है. एंड उसके बाद आते हैं हमारे पास इमेजनरी नंबर्स. इमेजनरी रियल नंबर्स. रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि हम जिन नंबर को बेसिकली डिफ़ाइन तो कर पा रहे हैं, लाइक जैसे कोई भी हमने नंबर लिया, 1 लिया, चाहे मैं अगर इधर से बात करूँ, मान लो 1, यहाँ से 1 ले लिया, मान लो 0 ले लिया, कोई भी -5 ले लिया, कोई -5/3 ले लिया, तो और या √2 ले लिया, तो ये सारे नंबर बेसिकली इनका कलेक्शन रियल नंबर्स होता है. एंड इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे हम आयोटा बोलते हैं, मींस जो एक इमेजिनेशन नंबर होता है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते अकॉर्डिंग टू द मैथ्स. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग से चैप्टर भी है उस पर. ठीक है. तो ये होता है इमेजनरी नंबर्स. इमेजनरी नंबर मीन्स बेसिकली आयोटा, जैसे मैंने लिखा है 5 आयोटा, दिस इज़ इमेजनरी नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर चिल्ड्रन, कॉम्प्लेक्स नंबर सम होता है. किसका सम होता है, इसके अंदर रियल नंबर्स भी होता है एंड इमेजनरी. कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब हो गया, लेट्स सपोज मैंने ले लिया √2 + 5 आयोटा, तो √2 क्या है मेरा यहाँ पे रियल नंबर है एंड 5 आयोटा इज़ माई इमेजनरी नंबर, सो दैट कंप्लीट मेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑल राइट. और अगर मैंने बात करी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की, तो इनका कंप्लीट रियल नंबर बनता है. ठीक है. आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी. दिस इज़ समथिंग बेसिक जो हम क्लास 11 की बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें जो हैं डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. एंड अगर कोई भी स्टूडेंट जो मतलब इसे क्लास 11th में देख रहा है या 12th में देख रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई मेंस, तो देखो क्या होगा, जो हमारी अब हर चैप्टर की जितने भी आपके पास सिलेबस होगा जेईई मेंस का, या आई वाज टेलिंग अबाउट कि हम लाइक इस लेक्चर में हम जितने टॉपिक्स है लाइक वो कवर अप करेंगे जो भी होंगे. एंड अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे लाइक वो अभी एक नॉर्मल लेवल पे होंगे, तो वो आपको इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे. एंड आपके लिए अगर मतलब अच्छा ही होगा कि आप जितना भी सेट्स का पूरा पार्ट है वो कवर अप कर लो. ठीक है. एंड चाहे आप 12th में हो फिर जेईई मेंस के क्वेश्चन करो, देखो अगर आप साथ साथ 11th में हो एंड साथ साथ ही आप 12th के भी कॉन्सेप्ट पकड़ लो, मतलब जो भी जेईई मेंस के हैं एंड या जो नॉर्मल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है या जो भी बुक आप करते हो उस पर जो भी क्वेश्चंस हैं, तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे पूरी प्लेलिस्ट के अंदर. तो आप प्लीज़ उसे मतलब ज़रूर देखना एंड डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो. ठीक है. पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप कर लेना अच्छे से, बिकॉज क्वेश्चंस की कमी नहीं होने वाली. क्वेश्चंस आपको बहुत अनलिमिटेड टाइप क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एंड मैं क्वेश्चंस अपलोड करती रहूँगी. ठीक है. चलो, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स. तो सेट्स है रोस्टर या टैबुलर नोटेशन. सबसे पहले आता है कि रोस्टर या टैबुलर नोटेशन फर्स्टली रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स. देखो सेट्स को लिखने की रिप्रेजेंटेशन इज़ टू राइट देम इन कर्ली ब्रैकेट्स. रोस्टर या टैबुलर नोटेशन एक इसका फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है सेट्स को, मतलब लिखने का एक ढंग, लिखने का एक तरीका. मैंने बोला सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो.
मैंने बोला सबसे पहले मैंने लिखा सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 से इन्फिनिटी। ये मैंने बोला इंक्लूडिंग ज़ीरो, भाई ज़ीरो भी आना चाहिए, यानी आगे ज़ीरो भी लगा दो, उसे कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दो एंड वो बेसिकली होल नंबर बन गया। एक तरह से होल नंबर की तो डेफिनेशन है देखा जाए तो ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर, मतलब होल नंबर क्या है, होल नंबर इज़ बेसिकली द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। मैंने इंटीजर्स की बात करी, इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स बेसिकली आर द सेट्स ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर की बात करी, रैशनल नंबर्स में क्या है, दे आर द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये तो आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी देखी होगी कि लिखा होता है कि ये सेट्स ऑफ इंटीजर्स होता है या ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स होते हैं ये, ठीक है। एंड इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पे पी क्यू दोनों ही इंटीजर होते हैं बट क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसका सेट ये है, इसका सेट ये है, इसका सेट ये है, तो एक तरह से ये ऐसे एक लाइन में चलता है। एंड टेबुलर नोटेशन को क्या करना चाहिए, आपको इस फॉर्म में लिख रहे हो, ये जो चीज़ लिख रहे हो, दिस इज़ द रोस्टर और टेबुलर नोटेशन। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको क्वेश्चन इंग्लिश में दे देंगे या फिर आपको क्वेश्चन कुछ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे, बट द थिंग इज़ यू हैव टू राइट इट इन अ टेबुलर नोटेशन फॉर्म, मीन्स कि आपको उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। उसके बाद क्या है कि जैसे आपको दे रखा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स रिटन इन वर्ड फॉलो, तो फॉलो के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं आपको उसका सेट बनाना है। तो एफ़ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो इसमें रिपीटेड वर्ड्स नहीं होते। अगर आपके सेट के अंदर ऐसे लिखा ना 1,1,1 3 बार लिखे, फ़ायदा कुछ नहीं है, इसका मतलब फिर भी यही होगा कि ये 1 ही है, सिंगल, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो देखो एक तरह से वुल्फ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास 2 की पावर x आता है तो 2 की पावर x में x अगर आप क्या लेते हो, नेचुरल नंबर लेते हो, मतलब x आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो आपको इवन नंबर्स देगा। क्या देगा, इवन नंबर देगा। दिस पर्टिकुलरली गिव यू इवन नंबर एंड दिस विल गिव यू ऑड नंबर। तो ये कब देंगे, 2 की पावर x में x ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि x ज़ीरो हो गया तो ये 1 बन गया एंड 1 इज़ नॉट इवन नंबर, इसलिए x यहाँ पे अगर ज़ीरो के नहीं इक्वल होएगा तभी ये पॉइंट वैलिड है इवन के लिए। एंड 2 की पावर x माइनस 1 को ऑड होना चाहिए, लेकिन ऑड कब होएगा, जब हम उसको होल नंबर से ही स्टार्ट कर दें, मतलब उसमें ज़ीरो आएगा, क्योंकि अगर 2 की पावर ज़ीरो माइनस 1 लिख देंगे, 2 की पावर ज़ीरो क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम रूल मेथड या प्रॉपर्टायर मेथड भी बोलते हैं। एंड इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर कि हम कुछ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट देम, ठीक है। मतलब हम ऐसे हमें क्वेश्चंस दे देते हैं और हमें कहते हैं कि इसको टेबुलर नोटेशन में लिख के दिखाओ या रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, क्वेश्चन दे देते हैं। अगर नॉर्मल मैं क्लास 11th की बिल्कुल बेसिक पे बात करूँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, चाहे एलिमेंट ले लो, आरडी ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर क्वेश्चंस ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है, डू फ्रॉम देयर। बुक्स सोर्सेज हमारे पास बहुत होते हैं। अगर इफ़ यू वांट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, मतलब आपको प्रैक्टिस चाहिए लाइक बिल्कुल बेसिक वाले पे, तो टेल मी आई विल मेक, ठीक है। बाकी मैं प्रेफर करूँगी कि लाइक इस लेक्चर में तो पूरा डिटेल में सब बता के एंड जो भी बेसिक क्वेश्चन होगी कुछ एक आधे करवा के, उसके बाद जो भी हमारे हायर लेवल क्वेश्चंस होंगे वो फिर हम उनकी सेपरेट वीडियोस बना देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, जो सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, तो सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, दिस लाइन इज सेट बिल्डर फॉर्म। एंड अगर मैं इसको लिख रही हूँ इस फॉर्मेट में, तो दिस फॉर्मेट इज़ बेसिकली रोस्टर फॉर्म, ठीक है। चाहे मेरे को इस फॉर्म में ही क्यों ना लिख के दिखाए। अब इस फॉर्म का ना बच्चों को समझ नहीं आता कि ये बेसिकली लिखा क्या, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो क्या होता है, ये x है, फिर यहाँ पे कॉलन है, इसका क्या मतलब है, हम x को डिफ़ाइन करने वाले हैं इस बेसिकली इस चीज़ में बेसिकली। तो x को हमने n के इक्वल लिया, जहाँ पे हमने ये बोला कि हमने छोटा n लिया,
हमने ये बोला कि जो छोटा एन है ये बड़े एन को बिलोंग करता है। एंड व्हाट इज़ दिस बड़ा एन? दिस बड़ा एन इज़ बेसिकली योर नेचुरल नंबर। तो ये छोटा एन बड़े एन को बिलोंग कर रहा है, यानी वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एंड नेचुरल नंबर में क्या बोला है? सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो पहले 4 लेने हैं, तो 1 2 3 4। तो उसमें क्या होगा, वो इंक्लूड भी तो करेंगे ना। ठीक है, तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो ये देखो क्या दे रखा है, c इज़ इक्वल्स टू 2 9 28 65 126 126। अब ये आपको दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है बेसिकली, एंड आपको चेंज करना है इसे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या आप इसे इस और इस फॉर्मेट में दोनों में बना सकते हो, लिख सकते हो इसमें। तो ये ट्राई करना। बाकी हिंट मैंने यहाँ पे ये दे रखा है कि ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है। एंड दिस इज़ हाउ दिस सीरीज वर्क अप टू 5। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ सेट्स। द फर्स्ट सेट इज़ एम्प्टी। इस एम्प्टी सेट को हम नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। एंड जो एम्प्टी सेट होता है, देखो उसको नल सेट वॉइड सेट ये बोलते हैं, लेकिन एम्प्टी सेट होता क्या है, देखो एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। एंड फाई जब भी लिखते हो तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे नॉट पॉसिबल और वी डोंट हैव डाटा। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है या हमारे पास डाटा नहीं है। ठीक है, तो मैंने अगर ऐसी बात करी, ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि कोई भी एलिमेंट अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम फाइव को डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है, ये पर्टिकुलर सेट, मान लो ए के इक्वल लिख देती हूँ, ये पर्टिकुलर ए का सेट के पास एक एलिमेंट है एंड वो फाइव है। ठीक है, बट आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है और हम कहते हैं ना कि हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता तो नॉर्मल वो फाइव वाला है, उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा रहे हो तो दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर सेट इट कंटेन्स एन एलिमेंट दैट इज़ फाइव है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसे कर्ली ब्रैकेट्स में डालोगे तो वो एलिमेंट बनेगा ही बनेगा। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था सेट की डेफिनेशन में कि वो चीज़ एलिमेंट क्या होती है। जो भी इसके चीज़ अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं, 1 2 जैसे इन्फिनिटी का केस लिया था, तो उसके अंदर जो 1 2 3 4 जो भी हम ले रहे हैं वो एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट हो गया। चलो आगे क्या है, आगे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 0, और मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू -1 ले लिया, एंड जो कि मेरा अंडर रूट ऑफ -1 यानी बेसिकली वो मेरा आयोटा बन गया, आयोटा बन गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 इज़ नॉट, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पे हम इसका आंसर क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। इसका आंसर क्या दे देंगे, 5 दे देंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये मैं आपको चीज़ आगे बताऊँगी इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट का मतलब होता है अगर मैंने कोई भी चीज़ पूछी, जैसे मैंने बोला इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर एक ही है, दुनिया का एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज़ 2, सो दैट इज़ नोन एज सिंगल्टन सेट। क्या बोलेंगे हम उसे, सिंगल्टन सेट। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, एंड अब इसको देखो क्या होगा कि हर सेट सबसेट होता है इटसेल्फ का। ये भी लाइन, ये लाइन, क्योंकि ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं आने वाली, एक बार हम सारे इसके टॉपिक्स कवर कर ले, फिर आपको सेट के बारे में थोड़ा सा पता लग जाएगा, फिर हम इस लाइन पे जंप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट होता है हम जिसे काउंट कर पा रहे हैं, बट इनफाइनाइट सेट इज समथिंग विच वी कैनॉट काउंट। इफ़ आई टॉक अबाउट योर हेयर प्रेजेंट ऑन योर हेड, आपकी बाल, व्हाट इज़ दैट, फाइनाइट और इनफाइनाइट? बच्चे कहते हैं इनफाइनाइट, होता फाइनाइट है। अरे हेयर्स को हम फिर भी काउंट कर सकते हैं, बट कैन यू काउंट स्टार्स, यू कैनॉट काउंट दैम। पता नहीं कितने मिलियन बिलियन में, कितने ट्रिलियन में वो प्रेजेंस होते हैं, एंड वी कैनॉट लाइक एक्यूरेटली नहीं काउंट करते, क्योंकि हर सेकेंड कोई नया बनता है, टूटता है, तो ये सब प्रोसेस चलता रहता है। तो दैट्स वाई इट्स इज़ एन इनफाइनाइट सेट, इट कम्स इन इनफाइनाइट।
सेट की कैटेगरी में आता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इक्वल प्रेजेंट होते हैं। एंड इक्वल सेट कौन से सेट होते हैं? वो सेट होते हैं जिसमें अगर मैंने बात करी 1 2 3 4, वो एक ए सेट के, मान लो जैसे इसमें एम है, एम किसके इक्वल है? 1 2 3 4 के इक्वल है। एंड मैंने एक एन सेट ले लिया एंड मैंने उस एन सेट को किसके इक्वल रखा? 2 2 3 1 4 4। ठीक है, मैंने कुछ भी ऐसा मतलब लाइक 2 2 3 3 का कुछ भी ले लिया तो फ़र्क उससे कुछ नहीं पड़ता। अगर मैं इसे लूँ तो ये 2 ही बनेगा, ये 3 का 3 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 4 का 4 ही रहेगा। तो बेसिकली ये भी 1 2 3 4 हो गया। आगे पीछे होए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क कितना पड़ता है कि अंदर का जो एलिमेंट है वो हमारे सेम ही होने चाहिए। तो m और n दिखने में बेशक अलग है बट दे आर इक्वल, क्योंकि एलिमेंट्स तो सेम है उनके, चाहे उसको 2 बार लिखो 3 बार लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो एक ही चीज़ ना। एंड जैसे w है, w भी सेम है, आगे पीछे लिखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जो कि क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें सेम होते हैं। अगर मैंने लिया 5 6 7 8 9 ये ले लिया और मैंने ABCD ले लिया तो 5 ये हैं 5 ये हैं, या मैंने कोई भी वॉवल ले लिया उठा के। ओके, सब आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट बेस। जैसे इसमें है ए हमारा किसके इक्वल है? 1 2 3 के इक्वल है। बी और हमारा किसके इक्वल है? 1 2 3 4 के इक्वल है। तो अब इसका क्या मतलब है? जो ए होगा वो क्या होगा? बी का सबसेट होगा। यानी ए के पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? बी में होंगे। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है सबसेट। ए के पास जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो रहे होंगे? बी में आ रहे होंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। एंड अगर मैंने लिखा, मैंने कोई भी ए ले लिया, ए को मैंने 1 लिखा और बी मेरा था 5 7, ठीक है, तो क्या ए बी का सबसेट है? नहीं, इस केस में ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के पास एलिमेंट है 1 और बी के पास है 5 7। 1 क्या आ रहा है? बी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो उसका सबसेट नहीं होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट कि मैंने ए लिया 9, बी मैंने लिया 9, 100, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका सबसेट है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी इसके अंदर कुछ भी है। मैंने चाहे लिखा 9, 8 ये लिखा और मैंने फिर पूछा बी का सबसेट है? नहीं, फिर नहीं होगा। अगर मैंने ए लिया 9, 8, बी लिया मैंने 9, 100 और फिर मैंने पूछा कि क्या ए बी का सबसेट है? नहीं, उस केस में ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 9 तो है लेकिन 8 नहीं है। 9 तो है लेकिन 8 नहीं है। अब इधर देखो, मैंने ए लिया 1 2 3, बी लिया 1 2 3 4, तो 1 भी है इसमें, 2 भी है, 3 भी है। ये इसमें एक्स्ट्रा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जो इसमें जितने भी एलिमेंट इसमें दे रखे हैं वो इसमें होने ही होने चाहिए। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड उसके बाद है कि हाँ, एक आता है कि हम प्रॉपर सबसेट, एक आता है नॉर्मल सबसेट। प्रॉपर सब जो प्रॉपर सबसेट होता है ना, वो क्या होता है? ये चीज़ प्रॉपर सबसेट होती है। इसका क्या मतलब है कि 1 2 3 इसमें है तो 1 2 3 4 इसमें है, यानी उसमें प्रॉपर सबसेट में एटलीस्ट आपका एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो प्रॉपर कहलाता है। ठीक है, एंड नॉर्मल सबसेट की अगर मैं बात करूँ, जिसे हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, वो ये होता है। ये नॉर्मल सबसेट है आपका। ये क्या है? नॉर्मल सबसेट है। इसमें अगर मैं ए के अंदर 1 2 3 ले रही हूँ, बी के पास भी 1 2 3 है, तो यानी ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, सो इट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा? एक इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो लाइन जो मैंने पीछे बताई थी, एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर उसका। इसका क्या मतलब है कि जैसे ए के पास 1 2 3 है, बी के पास
1 2 3 4 है, तो मैं बी को, अगर मैंने बी में क्या लिखा, मैंने 5 1 2 3 4 लिखा, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। बी के पास क्या है, 5 है, बी के पास क्या है, 5 है, तो मतलब हर सेट का एक अपना सबसेट देखेंगे तो उसके पास मतलब एम्प्टी सेट होता ही होता है। 5 का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो ना, चाहे बेसिकली चाहे जो भी करो, जब कोई चीज़ है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसे मतलब यहाँ लिख रहे हो, तो फिर तो वो उसका सबसेट काउंट हो जाता है, ठीक है। और मैं अगर ए को ऐसे लिख सकती हूँ, ए के पास कौन कौन से एलिमेंट है, मैं ये लिख सकती हूँ, ए के पास 1 है, मैं कह सकती हूँ ए के पास 2 है, मैं कह सकती हूँ ए के पास 3 है, और मैं उसको कह सकती हूँ ए के पास 5 है। बट मैं उसको यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बना सकती, ये कर्ली ब्रैकेट्स अलाउड नहीं होंगे। 1 2 3 पे अलाउड है, 5 पे अलाउड नहीं है। अब कहोगे यहाँ पे तो लिखे हुए हैं कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पे उसको एक पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरफ, यहाँ पे वो पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह काउंट हो रहा है। बट अगर देखो क्या चीज़ है, ये चीज़ समझने की है, बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया ए, उसको मैंने रखा इक्वल 1 2 के इक्वल रखा, ठीक है। एंड एक चीज़ आती है पावर सेट। इफ़ यू रीड अबाउट, आप अगर आपने सेट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है चिल्ड्रन, पावर सेट होता है कि ए का अगर मैं पावर सेट ले रही हूँ तो इसका क्या मतलब होता है कि ए के पास जितने एलिमेंट हैं हम उसका पावर सेट यानी उसको अलग 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 लिख देते हैं। 1 2 है तो हम इसको 1 लिख देंगे, अलग से 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद 1 2 हम उसको एज अ कम्बाइनली लिख देंगे, ठीक है। और कितने पास बना सकते हैं हम, वेट अ मोमेंट, तो मैंने इसको 1 लिखा, 2 लिखा, कम्बाइनली 1 2 लिख दिया, और 2 1 लिखो तो 1 ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। अगर मैं इसे 2 1 लिख रही हूँ तो बात तो सेम ही है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि ए अगर, तो देखो अगर ए के पास हमारा 1 2 है, इसका हमने क्या पूछा है, पावर सेट पूछा है, तो इसका क्या मतलब है कि हम 1 को अलग लिख दें, 2 को अलग लिख दें, 1 2 को अलग लिख दें, एक 5 को लिख देंगे, ठीक है, ये होता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसके पास 4 ही होंगे, क्या पता इससे ज़्यादा बन रहे हो, तो ये हमें पता लगेगा इस फार्मूले से। ये फार्मूला क्या है, 2 की पावर n का फार्मूला है। अगर हमें पता होना चाहिए ना कि कितने पावर सेट प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर n लिखेंगे, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, कोई भी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो 2 की पावर 2, तो यानी बेसिकली वो क्या बन जाएगा, 4। तो देखो 4 ही है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड और क्या बताना रह गया, और ये रह गया कि अगर ए है मान लो 7 8 है, तो बी है 7 8 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यह ए हमारा किसके इक्वल होगा, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट होने वाला है, ए बी का सबसेट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है ए के एलिमेंट्स कंटेन्ड इन बी, ए के एलिमेंट्स कंटेन्ड इन बी, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, बी कंटेन ए, बी कंटेन ए, ए इज़ कंटेन्ड इन बी। ए क्या हो रहा है, कंटेन्ड हो रहा है, किस में, बी में जा रहा है ए। और इसका क्या मतलब है कि बी कंटेन करता है ए को, ठीक है। तो ये दोनों इंग्लिश लाइन में है अलग अलग मीनिंग, तो इनका क्या है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। आई होप अभी तक आपको पेज 1 जो मैंने ये बताया है ये समझ में आया, सेकंड पेज समझ में आया, ठीक है। थर्ड पेज में मैंने मतलब आपको यहाँ तक तो बता दिया था। उसके बाद बारी थी सबसेट सुपर सेट की, तो ये रहा सबसेट सुपर सेट। मैंने अभी आपको यहाँ पे जो भी इसमें नीचे लिखा हुआ है सब समझा दिया, मैं बस आपको एक बार बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या बताया। सबसेट सुपर सेट, तो मैंने अभी ऐसे लिखा था कि ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका क्या मतलब है, ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ए क्या हो रहा है, बी में कंटेन हो रहा है,
यानी ए क्या है, सबसेट है बी का। उसके बाद मैंने यहाँ लिख रही हूँ, इसका क्या मतलब है, बी कंटेन ए, बी क्या कर रहा है, बी के अंदर ए आ रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, इसका मतलब है बी बड़ा है तो बी क्या है, सुपर सेट हो गया ए का। एंड ए छोटे से हम बड़े पे जा रहे थे तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये सबसेट और सुपर सेट की बात है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ए सबसेट ऑफ बी, और अगर मैं इसको उल्टा लिख देती हूँ तो बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। मतलब इसको एरो इधर कर लेना, मैंने डायरेक्शन गलती से इधर कर दी थी, बट एरो आपको इधर ही रखना है क्योंकि इधर से देखो ना, इसी को ही तो हम घुमा रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, बात दोनों की सेम है, बट यहाँ पे एक तरह से इंग्लिश लाइन में फ़र्क आ गया। ये है ए सबसेट ऑफ बी, ये है बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ओके, देखो अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना डिटेल एंड बहुत ऐसे लाइक बार बार ही हर चीज़ को रिपीट करके क्यों बताई जा रही हूँ। ये इसलिए बिकॉज क्लास 11th का ये पहला टॉपिक है, एंड क्लास 11th इज़ नॉट ईजी, इट इज़ एज मच एज, और वी कैन से मोर देन डिफ़िकल्ट एज 9। जितनी 9th थी उसी हिसाब से 10th है, ठीक है। एंड अब 10th के बाद इतना ज़्यादा गैप आ जाता है 11th-12th में, जिसकी वजह से इतनी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, बिकॉज 11th में बर्डन बहुत हो जाता है, एंड नो डाउट होता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली होता है, मतलब हर बच्चे को तो प्रेशर फील होगा। एंड मैं इतने डिटेल से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैथ्स है भाई, एंड मैथ्स का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है ये, तो डिटेल से जाना ही चाहिए ताकि हर बच्चे को अच्छे से समझ आए इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं, अब इसमें होता है एक ये एरो का मतलब और एक ये एरो का मतलब। इस एरो का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज्ड बाय, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई एफ एफ, इफ़, ठीक है। और इसका मतलब होता है इफ़ एंड देन। तो इस वाले एरो का मतलब समझ लेते हैं पहले। इसका मतलब होता है कि ये चीज़, मतलब इसके आगे की लिखी हुई चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगी जब मान लो ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है और हमें ए सी के इक्वल प्रूव करना है। तो इसका क्या मतलब है, ए बी के इक्वल है तभी हम ए को सी के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो मतलब कुछ इस टाइप में इफ़ एंड ओनली इफ़ मीन्स यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। एंड इसका क्या मतलब होता है इफ़ एंड देन का, कि अगर ये ऐसा है तो देन ये प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। इसमें ऐसा प्रूविंग वाला आ जाता है कि अगर मान लो कि कुछ भी चीज़ दे रखी है, अगर ये चीज़ यहाँ पे ऐसी कंडीशन है तभी ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, मतलब ये यहाँ पे हमें क्या दे देती है, एक कंडीशन दे देती है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट में क्या होता है, मान लो मैंने ए के अंदर लिया 1 2 3, बी के अंदर लिया 1 2 3 4, तो ए क्या होता है, सबसेट होता है बी में। तो यानी हम दोनों में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे सेट को बेसिकली कंपेरेबल सेट बोल देते हैं, ये एक नाम दिया गया बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लो ए के पास 1 2 3 4 है, हमें कैसे पता नंबर ऑफ़ सबसेट इसके पास कितने बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ सबसेट जानने का जो एक तरीका है वो आएगा 2 की पावर n से। किससे आएगा, 2 की पावर n से आएगा, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर 4 है तो मैं इसे 2 की पावर 4 लिखूँगी, एंड 2 की पावर 4 मीन 16 तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको 1 2 3 4 लिख सकते हैं, एक ऑफ कोर्स 5, ठीक है। उसके बाद हम इसे कलेक्टिवली 1 2 3 4 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, और हम इसे 1 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 3 भी लिख सकते हैं, 3 4 भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या रह गया, 1 4, ठीक है, 1 3, और क्या बच गया, 2 3 हो गया, 2 4, 2 4 की फॉर्मेट में। देन हमारे पास आएगा 3 4, 3 4 भी लिख दिया, ठीक है। बस ये सब फॉर्मेट, अब इसे काउंट कर लो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी 12 भी हुआ। अब 12 हुए हैं, कितने बनाने हैं, 16 बनाने हैं, अभी भी 4 रहते हैं। 4 कैसे रहते हैं, अब हम इसको कर देंगे 3 3 के पेयर बना देंगे। कितने बना देंगे, 3 3 के, 1 2 3, ठीक है। और क्या लिख देंगे हम इसमें, 2 3 4,
और क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख दिया, 2 3 4 लिख दिया, एंड 4 3 1 लिख दो, उसके बाद 1 3 4 लिख दो, नहीं 1 3 4 तो हो गया, 1 2 4 लिख दो, बन गया आपके 16 पेयर्स। ठीक है, तो आप ऐसे 2 के पेयर बनाओ, 3 के पेयर बनाओ, सिंगल पेयर बनाओ, 5 लिखो, टोटल हो जाएंगे आपके 16। ठीक है, और ये होता है NCR का फॉर्मूला। ये जो फार्मूला है ये वाला, नंबर ऑफ सबसेट, ये क्या है, टेल हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेट, ये 2 की पावर n बताता है आपको। एंड जो इसमें जो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब ना ये आप आगे पढ़ोगे 11th में, ये टॉपिक, ये चैप्टर है बेसिकली, ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगी आने वाली वीडियोज़ में। तो लाइक सीरीज़ वाइज चल रहे हैं, तो जो भी जेईई मेंस का सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग, लाइक पहले पे सेट था, फिर रिलेशन फंक्शन था, तो हम लाइक अभी से हमने सेट से स्टार्ट किया, फिर हम रिलेशन फंक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने और चैप्टर्स नहीं किया, हमने मैट्रिक्स, लॉगरिथम, बहुत सारे और भी चैप्टर्स हैं, डिटरमिनेंट है, मतलब हमने बहुत मेजरली चैप्टर और भी कवर अप करे हैं। तो आप चैनल पे जाना है ना, आपको पता ही लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम ये वाला जो टॉपिक है या चैप्टर है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, अभी ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लो कि 2 की पावर n किसका फार्मूला होता है, क्या चीज़ निकालने के लिए होता है, एंड ऑल दैट। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आता है इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे क्लोज सर्कल डाल लूँ, तो ये क्या चीज़ बताएगी, ये क्लोज इंटरवल को बताएंगे। अगर मैं यहाँ क्लोज्ड, मैंने ये मतलब डार्क कर दिए दोनों पॉइंट्स, ए और बी को डार्क कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ए बी के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो प्रेजेंट होंगे अलॉन्ग विद ए भी बी भी। तो इसको मैं ऐसे ये होता है हमारा क्लोज ब्रैकेट, ये होते हैं हमारे क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, उसको बताने के लिए, एंड ये तो डार्क पॉइंट्स बता दिए, तो मतलब इसका मतलब होता है बीच में भी आएंगे और ए बी तो आएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद जैसे अब एक क्लोज है, एक ओपन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जो क्लोज है वो चीज़ इंक्लूड होएगी, मतलब स्टार्टिंग वाली इंक्लूड हो रही है, एंड उसके बाद बीच वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद ओपन वाला आ रहा है, बट वो अभी जो मैंने फर्स्ट थिंग बताई, फर्स्ट पॉइंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। सेकंड भी, एक क्लोज है एक ओपन है, एक ओपन है एक क्लोज है, तो ये चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही, ये चीज़ इंक्लूड हो रही है, इसमें दोनों ही इंक्लूड नहीं हो रहे, सिर्फ बीच वाली चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो अभी देखो इसको भी समझते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा 2,5, मैंने दोनों पे क्लोज डाला, तो इसका क्या मतलब है, 2 3 4 5 ये सारे आ रहे हैं। अगर मैंने इसे ऐसे लिखा 2 5, तो इसका क्या मतलब है, 2 भी है, 3 भी होना चाहिए, 4 भी, बट 5 नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या आएंगे हमारे, सिर्फ 2 3 4 आएंगे। अगर मैंने बात करी इसको 2 और 5 मैंने ऐसे लिखा, तो इसका क्या मतलब है, 3 4 5। अब इसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 पे ओपन ब्रैकेट आ गया, इधर 5 पे ओपन ब्रैकेट था इसलिए यहाँ पे हमारा 5 नहीं आया, इधर 2 पे ओपन ब्रैकेट है इसलिए हमने आगे यहाँ पे 2 नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद है हमारा 2,5, तो इसका क्या मतलब है, 2 5 दोनों नहीं आएंगे, बीच के आएंगे 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, रिपीटिशन होती है एलिमेंट्स की। जैसे मैंने ले लिया अगर 1 2 3, एक मेरा सेट था ए, जो इसके पास थे 1 2 3, बी था ABC। ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट मेरे से पूछा था। यूनिवर्सल सेट होता है कि जितने भी हमारे पास दे रखे सेट सभी को लिख दो, इकट्ठे लिख दो। ठीक है, जैसे ए के पास 1 2 3 थे, बी के पास AB थे, तो यूनिवर्सल में मैंने सारे डाल दिए 1 2 3 ABC, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया AB का। अब इधर दे रखा है ए के पास है 1 2 3, बी के पास है 2 3 AB, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 2 3 AB, यही होना चाहिए ना। तो लेकिन यहाँ पे 2 3 2 3 क्या हो रहा है, 2 बार ही रिपीट हो रहा है, मतलब 2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो एक हम यहाँ से हटा देते हैं, एक हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये बेसिकली बन जाएगा 1 2 3 AB। ऑलराइट,
समझ में आया? चलो आगे बढ़े। पावर सेट मैंने अभी आपको निकालना समझाया है, या कैसे निकालते हैं। पावर सेट होता है सारे सेट का, यानी जो पी ए होता है, एवरी एलिमेंट इज़ अ सेट, ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ पी ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब ये डेफिनेशन ना, ये जो सेट की डेफिनेशन होती है ना, ये एक्चुअली में समझ नहीं आती। जब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ा था, लाइक मुझे भी समझ नहीं आया, मैंने कि क्या दे रखा है। लाइक इसमें हमारी इंग्लिश जो होनी चाहिए ना, वो अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो क्या है यहाँ पे, समझो इसे क्या लिखा हुआ है कि, चलो मैं इसे आपको ना आगे के क्वेश्चन के थ्रू ही मतलब थोड़ा और डिटेल में करूँगी, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अभी इसमें पढ़ाई क्या था। कि जो भी इसमें ये लाइन का मतलब है कि ए जो होता है ना, वो उसके सब उसको बिलोंग करता है, यानी जो भी ए के एलिमेंट है वो उसी के पावर सेट को बिलोंग करता है। यानी ए के पास जितने एलिमेंट है वही तो उसके पावर सेट में आ रहे हैं, वही तो उसके पावर सेट में आ रहे हैं। सो दैट मीन कि ए के पास जैसे 1 2 3 है, तो उसके पावर सेट में क्या होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और भी मैंने जितने पेयर्स आपको बनाने सिखाए वो भी होंगे, जैसे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है। और बस यही बन सकते हैं। उसके बाद 1 2 3 आप कंबाइन लिख दो, 5 लिख दो, तो ये सब चीज़ें से बन जाएंगे। कितने पेयर्स बनेंगे, 3 है, 2 की पावर 3, आपके 8 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी थी, बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब है, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो ये जो सिंबल है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट, मतलब ये सिंबल का क्या मतलब है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने बोला मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं कोई भी प्लेस बता रही हूँ, मैं इस जगह से आई हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो वही चीज़ है, ए बता रहा है मैं पावर सेट से ही आया हूँ, ठीक है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे कि के जितने एलिमेंट्स हैं वो पावर सेट में आ रहे हैं। एंड इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो भी हमने पढ़ाई, कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ पावर सेट। अब सबसेट लिख दिया ना, सबसेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स। सबसेट में यहाँ आपने बीच में क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, उसके लिए आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा। यहाँ हमारा था बिलोंग्स टू, ये नहीं है, ये बाय मिस्टेक आ गया होगा, ये बिलोंग्स टू है। तो ये बिलोंग्स टू के यहाँ पे ए लिख रहे हैं, तो ए को आपको कर्ली ब्रैकेट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो रहा है कि ए पूरा का पूरा उठा के आपको कहीं ना कहीं, मतलब 1 2 3 होगा ना इसका एलिमेंट, 1 2 3 होगा ना इसका एलिमेंट पावर सेट का। पावर सेट में 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 होगा, ठीक है। और ए था हमारे पास 1 2 3। तो इस लाइन का बेसिकली मतलब है कि 1 2 3 पूरा का पूरा उठा के पावर सेट के अंदर होगा ना। तो इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ए अलग से, 2 अलग से, 3 अलग से, 1 2 या 2 3 या 3 1 या 1 2 3 पूरा का पूरा कलेक्टिवली, तो वो सबसेट होते हैं इसके, जो हम सबसेट, मैंने अभी आपको ऊपर जो समझाया था ना। तो ये फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में, बिलोंग्स टू में और सबसेट में। नॉर्मल सबसेट जो हम लिखते हैं यहाँ पे, पावर सेट या जो भी है, पावर सेट में हम क्या कर देते हैं, पावर सेट में ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं आती। अगर हम नॉर्मल सबसेट लिख रहे हैं तो नॉर्मल सबसेट का तो मतलब ये होता ही होता है, इसमें बस दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हैं वो, बट आगे डिस्कस होंगे। ओके, जैसे अब ये वाला है क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए के पास है 1 बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे खोल के क्वेश्चन में ही लिख दो बी सी, नहीं, ये नहीं है। यहाँ पे दे रखा है ए बी सी, अब ये बी सी पूरा का पूरा एक एलिमेंट के उसमें ले रखा है, ए बी एलिमेंट है, ठीक है। तो हम इसे बी सी को उठाएंगे तो हम इसे इकट्ठा उठाएंगे, मतलब हम इसे इंडिविजुअल नहीं लेंगे। अब इसका पावर सेट पूछा, एलिमेंट्स कितने थे, 2 थे, तो 2 की पावर 2 4, यानी 4 ही मिलेंगे। तो ये एक पहला मान लो 5 लिख दिया, ए ये रहा पूरे का पूरा उठा के यहाँ लिख दिया। ये तो इसके ब्रैकेट्स हैं,
ये तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के ब्रैकेट्स है, एलिमेंट के ब्रैकेट्स है। हमें पावर सेट के लिए हर एलिमेंट के आगे ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, तो ये बाहर वाले उसके ब्रैकेट्स हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा हो गए इसके 4, ये वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, अब ये दे दिया पावर सेट, दे दिया पावर सेट ऑफ ए, यानी जो पावर सेट ए था उसी का ही हमें फिर से पावर सेट दे दिया। तो यानी पावर सेट ऑफ ए में क्या आ रहा था 2 की पावर 2, इसी का अगेन पावर सेट दे दिया। इसका अगेन पावर सेट देने पे तो ये 2 की पावर 2 यानी बेसिकली ये 2 की पावर 4 यानी 16 बन गया। यानी इसको अगर मैं यहाँ पे पावर सेट लिखूँ, इसका पावर सेट क्या था, इसका पावर सेट 4 था, 4 था ना। यहाँ पे देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर पावर सेट ऑफ ए वो मेरा किसके इक्वल था 2 की पावर 2 यानी वो 4 के इक्वल था, और मैंने बात करी पावर सेट ऑफ ए की बात करी, तो उसका क्या मतलब होगा कि जो ये पावर सेट ऑफ ए है उसकी वैल्यू कितनी है 4, हमें अब इसकी पावर लेनी है, तो इसका मतलब है इसे हमें 2 की पावर में लिखना होगा, 2 की पावर 4। मेथड 1 टू राइट मतलब कैसे इसे लिखना है। उसके बाद मेथड 2 मतलब हमें इसे और कैसे सोच सकते हैं कि जो पावर सेट ऑफ ए है मैं उसकी जगह लिख दूँ 2 की पावर 2, और पावर सेट का तो मतलब ही होता है कि 2 की पावर n चढ़ाना है। लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, ए के पास एलिमेंट्स कितने थे, 4 थे ना, 1 2 3 4, मान लो 1 2 3 4 थे, मुझे याद नहीं है क्या लिखा हुआ था उस पर, चलो मान लिया 1 2 3 4 है, तो ये 2 की पावर 2 हो गया। मतलब ये वाला इसके लिए आ गया, ये वाला तो मैंने इसको लिख दिया। अगर मैं इसी को लिख रही हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, अगर मैं इसका आंसर करके यहाँ लिख रही हूँ तो मैं पी ऑफ 4 यानी 2 की पावर फिर 4 पे कर दूँगी। अगर मैं इसे 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख रही हूँ तो मुझे भी उसको इधर ही 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि 2 की पावर 4 होगा, दैट इज़ अगेन 16, इधर से भी 16। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर ए हमारे पास 1 2 है, सपोज़ ए हमारे पास 1 2 है, एंड अगर पावर सेट ऑफ ए की बात करूँ तो वो 2 की पावर 2 यानी वो 4 बन जाएगा। एंड मैंने बात करी पावर सेट ऑफ ए की, तो ये यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर 2 है और फिर उसका पावर सेट ले रहे हैं यानी उसके ऊपर उन्होंने 2 लगा दिया। या तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो 2 की पावर 4 16, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, इसे कर लेना सॉल्व। ये क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर किया ना, बस इसमें इधर यहाँ पे सबसेट वाले ब्रैकेट्स लगा रखे थे, इसमें क्लोज ब्रैकेट्स लगा रखे हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट है तो वो तो फिर जाएंगी, सेम ही है। बाकी ये प्रॉपर सबसेट का पूरा ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है जो भी हमने पढ़ा है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है सेट ए सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ मतलब बी में है एंड देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब बी में एक एक्स्ट्रा है। जैसे अगर ए में मान लो 3 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3, ठीक है, एंड बी में हमें कम से कम 4 एलिमेंट चाहिए, एक तो ज़्यादा चाहिए, एटलीस्ट 1 ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो फार्मूला है निकालने का प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n-1, अगर नॉर्मल सबसेट निकालते हैं तो 2 की पावर n प्रॉपर सबसेट में -1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ए के पास होते हैं एलिमेंट वो बी से एक कम होना चाहिए, ठीक है। बी के पास एक ज़्यादा हो 2 ज़्यादा हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ए के पास क्या हो जाते हैं बी से एक कम होते हैं, तो हम एटलीस्ट 1 का लेके चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे -1 कर देते हैं। सिंबल होता है इसका सी। और अगर नॉर्मल सबसेट बात करते हैं तो नॉर्मल सबसेट में नीचे यहाँ इक्वल टू का साइन भी आ जाता है, जिसका ये मतलब है कि वो एलिमेंट शायद पूरे सबसेट के इक्वल भी हो सकता है। इफ़ आई टॉक अबाउट क्या मैंने ए लिया 1 2 ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बी लिया, बी भी मेरा 1 2 था, तो मैं इसका क्या लिखूँगी ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सबसेट लिखा, इसका मतलब ये है कि वो इसके इक्वल है। सॉरी ये यहाँ पे ये भी आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू भी आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए 1 2, बी लिख रही हूँ 1 2 3, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसे ये, ठीक है। और अगर मैं क्या लिख रही हूँ ए 1 2 लिख रही हूँ और बी भी मैं 1 2 लिख रही हूँ, तो हम इसमें नीचे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं।
ये यहाँ पे इंटरवल्स बता दिए थे बस उसके ब्रैकेट्स के बारे में। ये सेट का ब्रैकेट होता है, क्लोज होता है, ये ओपन ब्रैकेट होता है, ये सेमी ओपन क्लोज होता है, ये भी वही सेमी ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं ये। उसके बाद देखो, अगर ए भी बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने जैसे ए अभी लिया था ना 1 2, बी भी लिया मैंने यहाँ पे 1 2, तो मतलब ए बी का है सबसेट और बी कह रहा है मैं भी इसका सबसेट हूँ, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल हो गए ना। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ का लेंथ देख रहे हैं तो क्या होगा, हम उसको बी माइनस ए कर देंगे, हम उसको क्या